हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 मार्च राजस्थान करंट अफेयर के इस सेशन में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही पूरे डिटेल के साथ उनका डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको बैकग्राउंड डिटेल भी अच्छे तरीके से याद हो जाए। और कोशिश ये रहती है कि जनरली योजना से संबंधित एक आध क्वेश्चन इसमें डाला जाए, जिससे कि आपको पर डे के हिसाब से एक योजना याद होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ये दिया हुआ है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इसका रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान किस कृति के लिए दिया जाएगा। तो 2022 का ये व्यास सम्मान है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहला तो है कि किसको दिया गया है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मतलब कि ये दिया जाएगा। इसके साथ ही पागल खाना जो है ये कृति है उनकी, इस कृति के लिए उनको ये दिया जाएगा। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि डिटेल में क्या दिया हुआ है। तो 32वां व्यास सम्मान है। के बिरला फाउंडेशन जो है वो ये व्यास सम्मान प्रदान करता है। 2022 के व्यास सम्मान की घोषणा कर दी गई है और ये उनको दिया जाएगा। इस बार व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के उपन्यास जो है उनका वो कौन सा है, पागल खाना, इसके लिए उनको ये चुना गया है। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 में प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए, ये उपन्यास इन्होंने जो प्रकाशित किया था वो 2018 में प्रकाशित किया था। और 2018 में जो प्रकाशित किया था उसके बेस पर इनको के बिरला फाउंडेशन की ओर से 2022 का व्यास सम्मान दिया जा रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पागल खाना और ज्ञान चतुर्वेदी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब देख लेते हैं 2021 में किसको दिया गया था। तो ये पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है। अब कृति पीछे की भी हो सकती है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर 2021 का असगर वजाहत को उनका जो नाटक था वो कौन सा था, महाबली, उसके लिए 31वां दिया गया था। तो 2022 में जो दिया गया है वो 32वां, 2021 में जो दिया गया है वो 31वां, मतलब 10 साल के डिफरेंस की तरह आप बोल सकते हैं इसको। तो 31वां जो दिया गया है वो असगर वजाहत जी को दिया गया है। और महाबली उनका नाटक था उसके लिए दिया गया है, 2021 में दिया गया है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी का जो प्रस्तावित है वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को उपन्यास पागल खाना के लिए 2022 का 32वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अगली बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बजट 2023-24 के अंतर्गत कहाँ पर प्लेनेटोरियम का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कहाँ पर प्लेनेटोरियम जो है वो नहीं बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लेनेटोरियम का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और उदयपुर है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जयपुर इसमें काउंट नहीं है। तो प्लेनेटोरियम का जो निर्माण किया जाएगा, प्लेनेटोरियम का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपना जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में जो सन है और उसके चारों तरफ जो जितने भी ग्रह है वो जो चक्कर लगा रहे हैं, तो उससे संबंधित ऐसा प्रेजेंटेशन करना, ताकि एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें को बढ़ावा मिलेगा। तो जोधपुर में उसका निर्माण किया जाएगा, कोटा में किया जाएगा, उदयपुर में किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जयपुर में निर्माण नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि जनरली हम जयपुर ऐसा सोचते हैं कि जयपुर तो पक्का हो गई होगा क्योंकि कैपिटल है, इस कारण से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। आपको पता हो तो राजीव गांधी जल संचय योजना का क्वेश्चन रीट में, इस बार की जो रीट का एग्जाम हुआ था उस रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजीव गांधी जल संचय योजना है उसका द्वितीय चरण के बारे में क्वेश्चन की बात हो रही है। क्योंकि पता था कि द्वितीय चरण जो है वो प्रारंभ किया जाना है, इस कारण से क्वेश्चन बैकग्राउंड में जाके बना है। ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन की बैकग्राउंड डिटेल होती है और उसका वहीं से वो क्वेश्चन बनता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 20 अगस्त 2019 जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 20 अगस्त 2019 राजीव गांधी जल संचय योजना जो है RGJSY जो है वो 20 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, इसको ध्यान रखना है। अब योजना का प्रथम चरण की बात करें, क्योंकि द्वितीय चरण है इसलिए हमें बैकग्राउंड में जाके इसका फर्स्ट चरण ध्यान रखना पड़ रहा है। तो योजना के प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गांव शामिल किए गए। इस योजना के तहत खेत का पानी खेत में ही रहे, इसके लिए वर्षा जल संग्रहण के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य क्या है? अगर आप मेंस आरएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि राजीव गांधी जल संचय योजना का उद्देश्य क्या है। तो जल संरक्षण के प्रति कुल मिला के नाम से ही पता चल रहा है कि जल का संचय करना है, किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में बात होगी। तो जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, विभिन्न वित्तीय संसाधनों का कंजर्वेशन कर परंपरागत पेयजल स्रोत को पुनर्जीवित करना, नवीन जल स्रोत का निर्माण करना, जल संरक्षण व वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं की गतिविधियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना, गांवों में पेयजल की कमी को दूर करने हेतु पीने का पानी गांवों के नज़दीक उपलब्ध करवाने का प्रयास करना, भूजल स्तर में वृद्धि करना और गिरते भूजल स्तर में कमी करना, इसको ध्यान रखना है। और कुल मिला के सूखा जैसी स्थिति जो राजस्थान में बनती है उससे निजात पाने के लिए भी ये कार्य किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिंचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना और सघन वृक्षारोपण कर राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये राजीव गांधी जल संचय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तारीख ध्यान रखिएगा क्योंकि द्वितीय चरण चलाया गया है। तो फर्स्ट ये शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी कारण से रीट में भी पूछा गया था, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हस्तशिल्प निदेशालय सेंटर जो है वो कहाँ पर खोला जाएगा। तो आप सभी को पता है कि हस्तकलाओं का केंद्र और हस्तकलाओं का तीर्थ जो बनता है, तो हमें ये पता है कि हस्तकलाओं का निदेशालय सेंटर की बात की गई है। आपने बोरानाडा जोधपुर का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि अधिकतर जो एक्सपोर्ट होता है वो बोरानाडा जोधपुर वाले क्षेत्र से ही होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो तो होगा कौन सा, जोधपुर। कि हस्तशिल्प निदेशालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, तो वो जोधपुर में खोला जाएगा। डिटेल की अगर थोड़ी सी बात करें तो राजस्थान में निवेश और निर्यात का सर्वश्रेष्ठ माहौल है। ऐसा जो अभी राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो हुआ था, हमने दो दिन पहले भी डिस्कस किया था, तो राजस्थान में निवेश और निर्यात का सर्वश्रेष्ठ माहौल है, ऐसा कहा गया है इस एक्सपो में। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निर्यात प्रोत्साहन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मुख्यमंत्री ने निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य अधिकतम निर्यात टर्नओवर जो है वो 20 निर्यातकों को इसमें प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। तो टोटल 20 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान इसमें किया गया है। इसके साथ ही अब राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो जो है वो प्रतिवर्ष ध्यान रखिएगा कि कभी भी पेपर में आए तो अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो जो है वो जोधपुर में ही आयोजित किया जाएगा, ऐसा अशोक गहलोत जी का कहना है। हस्तशिल्प निदेशालय सेंटर जो है वो जोधपुर में खोला जाएगा। कहाँ पे, तो हस्तकलाओं का एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मतलब सेंटर मुख्य रूप से जो स्थान बनाया जा रहा है वो जोधपुर को बनाया जा रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही अब क्या है कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जयपुर और उदयपुर में जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है उनको निर्यात में काफ़ी ज़्यादा उनसे बढ़ावा मिलेगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही 2022-23 में 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात सरकार के कुशल प्रबंधन को दर्शाता है कि 50,000 करोड़ का निर्यात जो है वो किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अशोक गहलोत जी ने ये जो सारी बातें कही है वो कहाँ पे कही है, तो मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का जो आयोजन जोधपुर में किया गया था उसमें इन बातों को कहा गया है। बजट 2023-24 के अनुसार बजट का लगभग कितना प्रतिशत भाग स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 7% खर्च ओनली स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। और आपको पता है कि अभी जो गवर्नमेंट बिल लेके आई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 जो है वो पारित हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना, आप राजस्थान में सभी को स्वास्थ्य का अधिकार होगा, मतलब स्वास्थ्य एक प्रकार से राइट की तरह बना दिया गया है कि इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये जो बिल लाया गया है, इस बिल से फ़ायदा क्या होने वाला है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल जी मीणा जो है उन्होंने विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा है कि राज्य में बजट का 7% खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र पर हो रहा है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र जो है उसमें 7% खर्च किया जा रहा है और राजस्थान को, जो राजस्थान के नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य का अधिकार मिल गया है। इसमें उनको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और रोगी की देखभाल की जानकारी इसके अंतर्गत ले सकेंगे। उपचार के प्रत्याशित परिणामों, संभावित जटिलता और खर्चों की जानकारी इसमें मिल सकेगी। ओपीडी अथवा आईपीडी, इन पेशेंट और आउट पेशेंट जो है चिकित्सा परामर्श, दवा, रोग निदान, आपात परिवहन और आपातकाल में रोगी की देखभाल की निःशुल्क बिना
पूर्व भुगतान की उपलब्धता होगी। कानूनी मामलों में पुलिस को की अनापत्ति या रिपोर्ट के इंतजार में उपचार में विलंब नहीं होगा। जैसे आपने अधिकतर देखा होगा कि एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस केस होता है, सारी चीज़ें होती हैं। इसमें पहले क्या होगा, कोई विलंब नहीं होगा, पहले जाँच और सारी चीज़ें शुरू की जाएगी रोगी की, उसके बाद ही सारी चीज़ें अदर तरीके से देखी जाएगी। रोगी की मेडिकल रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट और उपचार खर्च के विस्तृत बिल की जानकारी जो है अब अस्पताल को देनी पड़ेगी। इसके साथ ही देखभाल और उपचार करने वाले व्यक्ति के नाम और जॉब चार्ट की जानकारी होगी। इलाज एवं देखभाल के दौरान मरीज की गोपनीयता, एकांत और मानव गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य जांच एवं इलाज की दरों की सूचना देनी पड़ेगी। जैसे कोई ऑपरेशन किया है किसी मरीज का, तो आपको पता है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके अंतर्गत किसी मरीज का ऑपरेशन किया तो एक एक डिटेल देनी पड़ेगी, कितना रुपया ऑपरेशन में लगा, क्या लगा, ये सारी स्वास्थ्य जाँच एवं इलाज की दरों की सूचना देनी पड़ेगी एवं इलाज के लिए विकल्प की उपलब्धता होगी। इलाज के दौरान अन्य अस्पताल चिकित्सक से राय के लिए मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी, रोग की स्थिति, इलाज के बारे में रोगी को पूरी जानकारी, स्वास्थ्य केंद्र से रेफरल परिवहन, इलाज के दौरान उसके बाद किसी शिकायत की सुनवाई एवं उसका निवारण। इस बिल में सारे के सारे ये प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान का आम नागरिक होने के नाते आपको कम से कम ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे आप कभी इलाज करवाओ तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि आपके साथ कुछ भी प्रकार की कोई भी मतलब कि अदर प्रकार से कोई चीज़ें ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राजस्थान में किस स्तर पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय खोले जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि खोले तो जिले में जाएंगे, लेकिन जिले में किस स्तर पर खोले जाएंगे, तो ब्लॉक स्तर का प्रावधान है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय जो है वो ब्लॉक स्तर पर खोले जाएंगे। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित होंगे। राज्य सरकार के भाषा एवं पुस्तकालय राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव ने कहा है कि जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक पुस्तकालयों में अक्टूबर 2022 तक वाचनालय स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बजट 2023-24 में ब्लॉक स्तर पर वाचनालय खोलने की घोषणा की थी। इसके क्रम में सभी ब्लॉक में वाचनालय खोले जाएंगे और ये सारी सुविधाएं उसके अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो अभी चल रहे हैं वो सारे मैंने आपसे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे वीडियो आती है और बेहतर तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।